साथियों, आज लोक जनशक्ति पार्टी के 24वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जहां आप सबका स्वागत है, वहीं पार्टी के हर एक मजबूत कार्यकर्ता साथी को पार्टी के 24वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। पार्टी ने इन 24 सालों में यकीनन कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए पार्टी एक नए मुकाम तक पहुंची है। सन 2000 में हमारे नेता, हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 28 नवंबर सन 2000 में दिल्ली में पार्टी की नींव रखी थी। और इन 24 सालों में जहां एक तरफ पार्टी ने कई उतार चढ़ाव, कई विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, तो वहीं हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के मजबूत परिश्रम का ही परिणाम रहा कि पार्टी ने महज 3 सालों में एक नई ऊंचाई को हासिल किया। 2000 में पार्टी की नींव रखी गई और 2004 में पार्टी ने 4 सांसद जीतकर पहले ही लोकसभा चुनाव में एक मजबूत दक्षत लोकतंत्र की राजनीति में, चुनावी राजनीति में देने का काम पार्टी ने किया। 2005 में पुनः हम लोगों ने देखा कि एक मजबूत शुरुआत बिहार विधानसभा के चुनाव में पार्टी के द्वारा की गई, जब पार्टी ने 29 विधायक जीतकर सत्ता की चाबी पहली बार चुनाव लड़ने वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के हाथों में आई। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के परिश्रम को और तमाम कार्यकर्ता साथियों के मेहनत को जाता है। और उसके बाद यकीनन पार्टी ने कई विपरीत परिस्थितियां देखी, बट उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी पार्टी हर चुनाव के साथ भले उतार चढ़ाव रहे पर मजबूत होती गई। इसी का परिणाम है कि 2014 में पार्टी अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंची। 2014 में पार्टी ने 6 लोकसभा सांसद जीतकर एक नया इतिहास कायम करने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में किया। 2019 में और एक कदम आगे बढ़ने का हम लोगों ने काम किया, जहां 6 लोकसभा के सांसद हम लोगों ने जीते, तो वहीं राज्यसभा की सीट हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के खाते में गई और 7 सांसदों के साथ एक नई मजबूती के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारत की संसद में पहुंचने का हम लोगों ने काम किया। पर हाँ, उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब कई शक्तियों ने ये प्रयास किया कि किस तरीके से हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की बनाई हुई पार्टी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। ये षड्यंत्र बड़ी बड़ी शक्तियों के द्वारा रचा गया, बड़ी बड़ी ताकतों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया कि कैसे उनकी पार्टी की एकता को खंडित कर दिया जाए, कैसे हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद उनके सपनों को, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी जाए। उसमें यकीनन उस वक्त कुछ शक्तियां कामयाब भी रहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं गद्दारी भीतर से ही हुई। हमारे अपनों ने ही हमें धोखा देने का काम किया। अगर हमारे अपने हमें धोखा नहीं देते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो हमारे नेता की बनाई हुई पार्टी को तोड़ सकती। पर उस गद्दारी के बावजूद, उसके बावजूद हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद था, आप सबकी मेहनत थी, हम सबका परिश्रम था।
और बिहार की जनता का विश्वास हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर था। और यही कारण है कि आज पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसी मजबूत स्थान पर पहुंची है जहां पर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी से छोड़कर गए। और पूरे विश्वास और इस वादे के साथ आज आप लोग को यकीन दिलाना चाहता हूं कि भैया ये महज शुरुआत है। आज बिहार का सबसे बड़ा भवन बापू सभागार हम लोगों के कार्यक्रम के लिए छोटा पड़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब गांधी मैदान हम लोगों के लिए छोटा पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं जब गांधी मैदान से बिहार की सत्ता में दस्तक देने का मजबूत काम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करने जाएगी। साथियों, आज जब हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 24वां स्थापना दिवस आयोजित करने जा रहे हैं, ये जहां पार्टी के लिए यकीनन एक मजबूत एक अहम पड़ाव है, वही भारतीय राजनीति के लिए भी एक अहम समय है। आज हम लोग मानकर चलिए लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर मौजूद हैं। कुछ महीनों के बाद ही देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ठीक उसके बाद संभवतः जिस तरीके से बिहार की परिस्थितियां चल रही हैं, संभवतः ठीक उसके साथ भी बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में आज के स्थापना दिवस का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इस स्थापना दिवस से आज कई ऐसी बातें हैं जो मैं चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता साथी अपने साथ अपने अपने जिले, अपने अपने प्रखंड, अपने अपनी पंचायत, अपने अपने गांव, संभवतः अपने गांव के हर एक घर, हर एक व्यक्ति तक यहां से कही जाने वाली बातों को लेकर जाने का काम करें, ताकि हमारे नेता के सिद्धांतों, उनके विचारों को और जीवन के अपने अंतिम समय में जो एक विकसित बिहार की नींव वो हम सब तमाम कार्यकर्ता साथियों के हाथ में सौंप कर गए हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को घर घर तक पहुंचाने का काम करें, यह आग्रह आज आप लोगों से करूंगा। आज इस मन से जरूरी है कि हम लोग हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तमाम उपलब्धियों का जिक्र करें, तमाम उपलब्धियों को पहचाने, उनकी नीतियों को पहचाने, उनके सिद्धांतों को पहचाने और हम हमेशा सकारात्मक राजनीति के पक्षधर रहें। दूसरे की कमजोरियों को तो हम दर्शाएंगे ही दर्शाएंगे, पर साथ में हमारी क्या ताकत है ये बताना भी जरूरी है। जहां एक तरफ मौजूदा सरकार महागठबंधन की और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विफलताओं का तो जिक्र करना ही, पर साथ में ये बताना जरूरी है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिस दिन सरकार बिहार में बनेगी, जिस दिन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार बिहार में बनेगी, उस दिन हम लोग बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे, बिहारियों के लिए क्या करेंगे, ये भी उनको साथ में बताना जरूरी है। और आज इन तमाम बातों का जिक्र प्रमुखता से आपके समक्ष में रखने का काम करूंगा। मैं चाहूंगा कि इन तमाम बातों को आप अपने साथ लेकर जाएं। साथियों, हमारे लिए यकीनन एक गर्व की बात है कि हम दुनिया के अलग अलग कोने में जाता हूं तो वहां पर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों से सहमति रखने वाले हजारों लाखों की संख्या में लोग मिलते हैं। और इसका कारण भी है कि हमारे नेता ने पूरा जीवन समर्पित किया समाज के वंचित,
शोषित वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसकी जिम्मेदारी उनके पास रही हो और उस विभाग को उन्होंने जनता तक पहुंचाने का काम ना किया। आज कितने ऐसे विभाग हैं जिनका नाम भी आज से 25 साल 30 साल पहले कोई नहीं जानता था, पर जब हमारे नेता को उन विभागों की जिम्मेदारी मिली, उन्होंने अपने मेहनत परिश्रम से उस विभाग में ऐसा कार्य करके दिखाया कि उनके बाद हर मंत्री की चाहत रही कि उनके द्वारा छोड़ा गया विभाग की जिम्मेदारी उन्हें मिले। पहली बार जब वो श्रम एवं कल्याण मंत्री बने वीपी सिंह जी की सरकार में, उस वक्त सामाजिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई, सोशल जस्टिस, लेबर एंड वेलफेयर। आज की तारीख में ये 6 अलग अलग विभाग हैं, 6 अलग अलग विभाग हैं, पर उस वक्त 89 में वीपी सिंह जी की सरकार में 6 विभागों को मिलाकर ये एक बड़ा मजबूत विभाग था। उसमें महिला कल्याण था, उसमें महिला और बाल था, श्रम एवं कल्याण, ये तमाम विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, माइनॉरिटी अफेयर्स, ये सब एक मंत्रालय के भीतर होते थे। उस वक्त हमारे नेता को इस विभाग की जिम्मेदारी मिली। उस वक्त हमारे नेता ने इस विभाग में अहम भूमिका निभाते हुए आज भैया जो लोग पिछड़ा वर्ग की बातें करते नहीं थकते, जो लोग पिछड़ा वर्ग को अपना वोट बैंक कैसे बनाया जाए इसकी बातचीत करते नहीं थकते, सबसे पहले अगर पिछड़ा वर्ग के लोगों को किसी ने सम्मान दिलाने का काम किया, उनको आरक्षण देकर मंडल कमीशन लागू करवाने का काम किया, तो ये हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन थी। आज जो लोग दलितों, महादलितों, अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों की बात करते नहीं थकते, हमारे मुख्यमंत्री को 19 साल के बाद याद आया कि उनके लिए भी एक कार्यक्रम किया जाए। क्यों? क्योंकि सबको अनुसूचित जाति जनजाति का वोट हासिल करना है। पर यही महागठबंधन दल के नेता, पूछिएगा इन लोगों से, इनके दल में कई ऐसी पार्टियां हैं जो केंद्र की सरकार में दशकों तक रही, लंबे समय तक उन्होंने शासन किया, उनके एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत की संसद में लगी हुई है, पर हमारे संविधान के रचयिता, हमारे संविधान के निर्माता, हमारे नेता को जिनको उन्होंने अपना नेता माना, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। वो तस्वीर लगाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उनको भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। 9 बुद्धों को आरक्षण दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। प्रॉफेट मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। और आज ये लोग बात करेंगे भैया कि हम लोग सबको लेकर चलना चाहते हैं। कौन सा ऐसा धर्म है, कौन सी ऐसी जाति है जिसकी चिंता हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने नहीं की। 96-97 में देवेगौड़ा जी की सरकार में, I.K. गुजराल साहब की सरकार में रेल विभाग जैसी बड़ी जिम्मेदारी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दी गई। खालिक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, साथ में थे उनके। उस वक्त एक कलम के हस्ताक्षर से हजारों लोगों को नौकरी दिलवाने का काम, उनकी नौकरी को पक्का करने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। और ये करते हुए उन्होंने कभी नहीं सोचा कि कौन किस जाति से आ रहा है, किस धर्म से आ रहा है। उन्होंने समाज के हर उस गरीब वर्ग का हाथ पकड़कर उसको आगे लेकर जाने का उन्होंने काम किया। और यही कारण है, आज चले जाइए भैया, अगर हम झूठ बोल रहे हैं वो टोकिएगा हमको। ट्रेन में आप लोग जाते हैं, मिलता है कि नहीं मिलता है लोग कि भैया हमको आपके नेता नौकरी दिए थे, हमको साहब नौकरी दिए थे, मिलता है कि नहीं? चले जाइए, कहीं पे टीटी है, कहीं पे स्टेशन मास्टर है, कहीं पे छोटा कर्मचारी सही, बड़ा अधिकारी से, हर कोई आज भी बोलता है कि हमारे घर में अगर रोटी बनती है, हमारा घर अगर चलता है तो ये देन आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन।
आज आधुनिकीकरण के इस युग में हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आज से याद कीजिए 25 साल 30 साल पहले का भारत, जब लोग आधुनिकीकरण से जुड़े हुए नहीं थे, जब एक एक फोन के लिए हम लोग को किलोमीटर मीलों चलकर जाना पड़ता था। उस वक्त जब हमारे नेता के हाथ में दूर संचार विभाग की जिम्मेदारी आई, ना सिर्फ उन्होंने जगह जगह पर टावर लगाने का काम किया, ना सिर्फ उन्होंने घर घर पर उन्होंने MTNL का फोन लगाने का काम किया, बल्कि हमारे जितने साथी आज मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, ये मोबाइल फोन देने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने। और इस मोबाइल फोन को घर घर पहुंचाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की सोच थी, उनका सपना था। उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था जिसकी विपक्ष के नेताओं ने बड़ी आलोचना की थी। उस वक्त हमारे नेता ने कहा था कि एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन होगा, बैगन के भाव ये मोबाइल फोन बिकेगा। ये बयान हमारे नेता को विपक्ष के लोगों ने आलोचना की थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त इनकमिंग पे भी जब फोन आता भी था, उसको भी उठाने का 16 या 18 रुपया 1 मिनट का देना पड़ता था। पर ये सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के उस मूल मंत्र का परिणाम है, उस मूल मंत्र का परिणाम है, जिस मूल मंत्र पे हमारे नेता ने सारे जीवन काम किया। उन्होंने हमेशा इस बात को प्राथमिकता दी और खुले मन से उन्होंने कहा कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है, और इस अंधेरे को दूर करने के लिए मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीवन की अंतिम सांस तक वो लड़ते। मुझे पता है भैया, उनका बेटा हूं, मुझे पता है कि अपने जीवन के अंतिम समय में उनका स्वास्थ्य कितना खराब था। जब उनको अस्पताल जाने की जरूरत थी, तब वो घर पे बैठकर अधिकारियों के साथ इस योजना का निर्माण कर रहे थे। हम सब लोग उनके पीछे थे कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पर उनको वो तस्वीरें विचलित करती थी। लॉकडाउन का समय था, हजारों किलोमीटर की यात्रा कर यूपी बिहार के लोग विवश थे वापस अपने गांव जाने के लिए। छोटे छोटे बच्चों को उनकी माएं ट्रॉली पर घसीट कर जा रही थी, गर्भवती महिलाएं जा रही थी। हमारे नेता को ये तस्वीरें विचलित करती थी कि भैया इनके 2 वक्त की रोटी का गुजारा कैसे होगा, उसका प्रबंध कैसे होगा। उसके लिए हमारे नेता ने अपनी स्वास्थ्य की चिंता किए बिना, दिन रात लॉकडाउन था, कार्यालय बंद थे, घर पे अधिकारियों को बुलाकर वो बैठे और उस वक्त उन्होंने इस योजना का निर्माण किया और अगले दिन प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। और ये हमारे नेता की सोच की देन है कि आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत इस योजना की शुरुआत की गई। सिर्फ लॉकडाउन के वक्त की ये योजना थी, पर आज हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के 3 साल के बाद भी आज भी इस योजना पर अमल किया जा रहा है। आज भी देश के लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है। ये सोच हमारे नेता की। हमारे नेता ने गरीब से गरीब वर्ग, महिलाएं यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है, सबसे पहले और सबसे मजबूती से अगर महिला आरक्षण विधेयक की मांग किसी पार्टी के द्वारा की गई तो वो लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा की गई। आज मेरे नेता इस दुनिया में नहीं है, पर मैं जानता हूं कि वो जहां कहीं पे भी होंगे खुश होंगे, गर्व होगा उनको। और इसके लिए मैं हमारी केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल को पारित करवाकर देश की आधी आबादी को उचित सम्मान देने का उन्होंने काम किया। और जितने लोग इसमें राजनीति करते हैं, भाई लंबा समय था इन लोगों के पास, तमाम विपक्षी दल जिन्होंने विरोध करने का काम किया, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने, जब खुद केंद्र सरकार में थे, क्यों नहीं वो ये विधेयक को लेकर आए? क्योंकि इनको डर था कि भैया अगर महिलाएं आ गई,
महिलाएं अगर आगे बढ़ गई तो इनकी जो सोच है, पुरुष प्रधान मानसिकता जो इन विपक्षी दलों के नेताओं की है, उस पे कहीं ना कहीं घात लगने लगेगा। इस कारण से कभी इन्होंने हमारी महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया, आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। पर आज इन तमाम बातों को आपके समक्ष रखने का एकमात्र उद्देश्य है, मैं चाहता हूं कि आप लोग वापस जाएं और बताएं कि ये उपलब्धियां रही हैं हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की, और उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाने का काम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता करने का काम कर रहा है। उन्हीं की सोच से एक विकसित बिहार के निर्माण की सोच हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं चाहता हूं भैया कि बिहार में ही उचित शिक्षा, रोजगार के अवसर मिले। आज मेरे मुख्यमंत्री को चिराग पासवान से इतनी नफरत क्यों है भाई? इतनी नफरत मुख्यमंत्री जी को सिर्फ इसीलिए है ना कि चिराग बिहार के युवाओं की बात करता है, चिराग बिहार के महिलाओं की बात करता है, छात्रों की बात करता है, शिक्षकों की बात करता है, किसानों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, 14 करोड़ बिहारियों की बात करता है। इस बात से नफरत करता है और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर संभव प्रयास किया कि कैसे मुख्यमंत्री चिराग पासवान को समाप्त कर दें। चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करने की पूरी साजिश, पूरी स्क्रिप्ट बकायदा तैयार की गई। लंबा समय उस पर लगाया गया कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त करें, पार्टी परिवार को कैसे तोड़ें। वीना जी यहाँ पर मौजूद है, वीना जी से बेहतर कौन जानता है भाई, उस षड्यंत्र की शिकार रही है ये, और इन्होंने अपने शब्दों में ही बताने का काम किया कि उस वक्त कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जाते थे, किनके घरों पे बैठक होती थी, कहां पे बैठकों का दौर चलता था, और चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा गया कि पहले तो इसके परिवार से अलग कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, फिर षड्यंत्र रचा गया कि इसको इसकी पार्टी से निकालकर बाहर फेंक दो, अकेला कर दो तो चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, फिर षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान का घर खाली करवा दो, इसकी बूढ़ी नानी जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, इसकी मां के साथ इसका सामान उठाकर सड़क पर फेंकवा दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया, ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूं, जितनी ताकत आजमानी है। मैं तो बोलता हूं मेरे मुख्यमंत्री को, भैया कम से कम आपसे आधी उम्र के इस लड़के में इतनी हिम्मत तो है कि इसने अकेले चुनाव लड़ने का दम रखा। लड़ा कि नहीं लड़ा? 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, अकेले पार्टी को चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, खुद कभी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव इन्होंने 20 साल में लड़ने का काम नहीं किया। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की बात करेंगे, बिहार के विकास की बात करेंगे। बहुत विनम्रता से मैं इनसे पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, 19 साल से आप मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन 19 साल में 19 भूल जाइए, 9 भूल जाइए, कोई 5 ऐसे कार्य बता दे मेरे मुख्यमंत्री जो इन्होंने बिहार और बिहारियों के विकास के लिए किए। आज भी मेरे युवा साथियों को दिल्ली, बंबई, गुरुग्राम, बेंगलुरु, नोएडा
जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैं बच्चों को देखता हूं मेरे, और आप लोग के भी परिवार के उदाहरण होंगे, कोटा जाते हैं ये बच्चे पढ़ने के लिए। चाची जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। अब कोटा में सुन लीजिए, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था हम लोग को पटना में नहीं मिलती? क्यों भागलपुर को एजुकेशनल हब नहीं बनाया जा सकता? क्यों मुजफ्फरपुर को नहीं बनाया जा सकता? क्यों पटना को, क्यों मोतिहारी को, क्यों भागलपुर को, अलग अलग जिले को क्यों नहीं बना सकते हम लोग? पर उसके लिए सोच की जरूरत है। मुख्यमंत्री चाहते ही नहीं है कि बिहार में बेहतर शिक्षा है। और सोचिए, ये एक ऐसा राज्य है जहां शिक्षा पर हम लोग गर्व करते थे। आज भी मेरे प्रधानमंत्री जितने भी राष्ट्रों के अध्यक्ष आते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जब भोजन आयोजित किया जाता है, तो मेरे प्रधानमंत्री उस महामहिम जी के भोजन में पीछे बैकड्रॉप पर नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर लगाते हैं। ये हम लोग ले गर्व की बात थी।